आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। हम आज देख रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी बूस्टर MCQ 5। MCQ 4 तक आप लोग देख चुके थे और जो 4 MCQ था उसका लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था, आपका आंसर उसको देना था और इसमें जो आंसर है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? देखिए, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत बहुत ही सरल है। अगर आपने वाकई में तैयारी की है तो ये क्वेश्चन वाकई में बहुत सरल। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था एरिक एरिक्सन ने। और कभी कभी पूछ लिया जाता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो बंडूरा ने दिया था। तो ये दो अंतर आपको ध्यान में रखने हैं कि मनोसामाजिक की बात जब हो रही है तब यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक का सिद्धांत। चलते हैं अपने आज के सेशन पे और आज का पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये किसने कहा था? बहुत ही फेमस लाइन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, किसने कहा था? अरस्तु ने, प्लेटो ने, सुकरात ने या पेस्टोलॉजी ने? तो यहाँ पर आपके सामने सही आंसर है अरस्तु। अगर आपने अरस्तु लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। बालक इच्छित दिशा में जाने का क्रिया करते हैं, यह कार्य पियाजे की किस अवस्था से है? ठीक है, यहाँ पे किस अवस्था से है? तो देखिए, बालक इच्छित दिशा में जा रहा है। बालक जब छोटे होते हैं तो वो किसी भी अवस्था में अपना घुटनों के बल चल देते हैं, अगर चलने वाले हैं तो भी इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर छोटे बच्चों की बातें हो रही हैं और पियाजे की जो आपने थ्योरी पढ़ी है, मुझे नहीं लगता आपने नहीं पढ़ी होगी। तो पियाजे की अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो 4 उनके जो है अवस्थाएं दी हैं, जिसमें सबसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो किस में आते हैं? संवेदी क्रियात्मक अवस्था में आते हैं। इसीलिए पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, संवेदी क्रियात्मक अवस्था। व्यक्ति में अपना भावना व संवेग का दमन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। मतलब व्यक्ति जो होता है उसमें अपने भावना और संवेग करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। शुरुआत जहां से होती है, वैसे तो आप जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो अपने भावनाओं को दमन कर लेते हैं, अगर आप किशोरावस्था पार कर चुके हैं तो भी दमन कर लेते हैं, लेकिन वो विकसित किस अवस्था में होना शुरू हो जाती है, ये बात हो रही है। तो शैशवावस्था के बारे में तो आपको पता ही है कि इस अवस्था में कोई भी बालक अपनी भावनाओं को दमित नहीं करता है, वो आजाद होता है, स्वतंत्र होता है अपनी भावनाओं से। ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, रोना शुरू कर देंगे तो रोना शुरू ही कर देंगे। इसीलिए जो दमन करने या संवेग को दमन करने की प्रवृत्ति होती है वो बाल्यावस्था से शुरू हो जाती है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस चिंतक का मानना है कि बालक को प्रकृतिवाद के माध्यम से स्वयं ही सीखने का अवसर देना चाहिए? अगर आपने प्रकृतिवाद पढ़ा है तो आपके लिए यह प्रश्न बहुत ही सरल है, और अगर आपने प्रकृतिवाद नहीं पढ़ा है तो यह प्रश्न आपके लिए कठिन है। तो किस चिंतक का मानना है, मैंने कौन से फिलोसोफर का मानना है कि प्रकृतिवाद के माध्यम से बालक को सीखना चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर है रूसो। तो रूसो के बारे में आपने पढ़ाई है, इन्होंने एक एमिल के नाम से बुक भी लिखी है, वो भी बहुत फेमस है। तो प्रकृतिवाद को जोड़ना है रूसो से, और प्रकृतिवाद के माध्यम से ही रूसो कहते हैं कि बालक को सिखाना चाहिए। बालक किस अवस्था में रासायनिक खाद और चीनी के मध्य अंतर सीख जाता है? देखिए, वर्गीकरण है या किसी वस्तुओं के बीच अंतर है, ये तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था में शुरू हो जाता है। लेकिन बात आती है जब रासायनिक खाद और चीनी यानी कि बहुत ही महीन अंतर करने की बात हो रही है, एक हाथ में आप खाद पकड़ लीजिए और एक हाथ में चीनी, तो जल्दी पता नहीं चलेगा। इसीलिए जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में आएगा, तभी वो अंतर कर पाएगा कि खाद और चीनी के बीच अंतर क्या होता है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था का समय क्या है? देखिए, रॉस हैं और हरलात महोदया जो हैं, इन दोनों का जो अवस्था से संबंधित जो भी उन्होंने टाइम जोन बनाया है वो आपको तैयार रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों के अनुसार ज्यादातर पूछा जाता है। तो क्या है कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, 3 से 12 वर्ष। 3 से 6 वर्ष को रॉस कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, और इसीलिए एक प्रश्न आता है कि कौन सी आयु को खिलौनों की आयु कहते हैं? तो वो कहीं ना कहीं रॉस के जो टाइम जोन बनाया गया है अवस्थाओं का, उससे मिलता जुलता है। तो वो कहते हैं हम 3 से 6 वर्ष यानी कि पूर्व बाल्यावस्था को हम खिलौनों की आयु कहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक
कर्ट लेविन, बंडूरा, जीन पियाजे या क्लार्क हल। तो व्यवहार सिद्धांत की बात हो रही है। इन 4 लोगों में से कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो बिहेवियरिस्ट है, व्यवहारिक विज्ञान से संबंधित है? तो यहाँ पे कर्ट लेविन भी नहीं है। ये कर्ट लेविन गेस्टाल्टवादी हैं, बंडूरा सामाजिक अधिगम से संबंधित हैं, जीन पियाजे जो है वो संज्ञानात्मकवादी हैं, क्लार्क हल जो है दिया था इन्होंने प्रबलन का सिद्धांत, लेकिन ये व्यवहार सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। और भी जो नाम है जैसे थार्नडाइक है, स्किनर है, पावलोव है, इनके भी नाम व्यवहार सिद्धांत से ही जुड़े हुए हैं। ये बिहेवियरिस्ट माने जाते हैं। जहां तक कि वाटसन की बात है, वो व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 7 का रोहन प्रारंभिक पाठों को तीव्र गति से सीखता है, लेकिन धीरे धीरे उसके सीखने की गति कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि कितने भी प्रयास कर ले वो अधिक नहीं सीख पाता। यह प्रक्रिया क्या है? देखिए प्रश्न बड़ा है, प्रश्न को समझ लीजिएगा। और इसके लिए अगर मैं जल्दी बोल रहा हूं, आपको लगता है मेरी स्पीड ज्यादा है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। प्रश्न सही से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो ये कह रहे हैं कि पहले वो बहुत तीव्र गति से सीख रहा था। तो यहाँ पर सीधी बात है, एक ग्राफ बनाइए कि पहले बहुत तेजी से सीख रहा है और एकदम से उसकी गति रुक गई सीखने की। ठीक है, नीचे नहीं गई है, रुक गई है। तो रुक गई है तो वो बैलेंस में बराबर जाएगी। तो ये एक जो फिगर बन रहा है, आपको याद होगा, इसको कहते हैं पठार। ठीक है, क्योंकि पहले तो बहुत तेजी से बढ़े और यहां से फिर बराबर हो गया, फिर उसका सीखने की इच्छा नहीं हुई या इसके सीखने की गति कम हो गई। तो यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाता है। जो अधिगम का पठार होता है वो यहां पर इस कंडीशन में लागू हो जाएगा। सीमा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही है और उसी दौरान उसके रीट का परिणाम आ जाता है और वो असफल हो जाती है। वो दुखी होकर तैयारी भी बंद कर देती है। क्लार्क हल के अनुसार उसे क्या आवश्यकता है? देखिए, हल ने प्रबलन का सिद्धांत दिया था और वो कहते हैं कि जब आप 2-3 प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं असफलता भी जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर आपको पुनर्बलन की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे आपकी आने वाली जिंदगी में जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, उसका आप सामना कर सकें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, 9 का सी। विद्यार्थियों को अगले कार्य करने की तैयार करने के लिए प्रथम परिस्थिति में प्रदान किया गया पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। यह अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि विद्यार्थी को अगले कार्य करने के लिए, मतलब एक कार्य तो हो चुका है पहला, और दूसरा कार्य करने के लिए पुनर्बलन के लिए अभिप्रेरणा चाहिए। अर्थात जब आपने कोई पहले काम किया था, मान लीजिए आपने कोई पढ़ाई की या कोई भी अपने परीक्षा पास की पहले नंबर पे, तो क्या हुआ, आपको एक पुनर्बलन दिया गया था और वो पुनर्बलन आगे चल के अभिप्रेरणा का काम कर सकता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्यों? जैसे आपने चूहे की स्टोरी सुनी, स्किनर ने क्या किया था, जब चूहे ने पहले प्रयास किया, फिर उसको कुछ खाने को मिला, और जब उसको खाने को मिला तो उसको लगा कि उसे प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे उसको आगे भी खाने को मिल सकता है। इसीलिए उसने अपने प्रयास को और बढ़ाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पूजा प्राय जल्दी उठने के लिए सुबह 4 बजे का अलार्म भरती है और अलार्म बजने पे उठ जाती है। 3 से 4 दिन बाद वो अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती है। तो यहाँ अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? मतलब आपने अलार्म तो उठने के लिए लगाया था, लेकिन 3-4 दिन में आपकी जो मनोवृत्ति है, जो आपका शरीर है, वो उस चीज का आदी हो जाता है कि वो 4 बजे खुद ही उठ जाता है, उसको अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो किसी चीज का आदी हो जाना, ये किससे संबंधित हो सकता है? ये संबंधित हो जाता है शास्त्रीय अनुबंधन से, जो कि पावलोव ने दिया था, जिसको हम इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। क्योंकि आपने देखा था कि कुत्ते को किस तरीके से उन्होंने बांधा, उसके सामने घंटी बजाई तो उसके मुंह में लार आने लगती थी और फिर उसको भोजन दिया जाता था। उसको पता चल गया कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा, तो उसका एक पहले से मोशन बन जाता था। तो यहाँ पे फिलहाल बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैकडूगल ने सफेद चूहों पर परीक्षण किया, जिस रास्ते में चूहों को बिजली का झटका लगा, उस रास्ते में चूहों ने जाना छोड़ दिया और थार्नडाइक के किस नियम पे आधारित है? तो क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लीजिए 2 रास्ते हैं और एक रास्ते में बिजली के झटके लगते हैं और एक रास्ते पे उन्हें खाना मिलता है। तो वो उन्हीं रास्तों को चुनना शुरू कर देते हैं जिसमें उन्हें खाना मिल रहा होता है। मतलब एक जो रास्ता है वहां उनको अच्छा नहीं लगता, जिसको हम असंतोष कह सकते हैं, और एक जगह जहां खाना मिल रहा है वहां पर क्या हो जाता है, उन्हें संतोष मिलता है।
बिजली के झटके लगते हैं इधर। तो क्या हो जाता है कि एक असंतोष है, दूसरी तरफ संतोष मिल रहा है। तो आपको पता है असंतोष और संतोष का जो कॉम्बिनेशन होता है ये किस नियम से संबंधित होता है? ये होता है प्रभाव के नियम से। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि संतोष या असंतोष का नियम किस नियम से संबंधित है? प्रभाव के नियम से। तो सही आंसर आपका है प्रभाव का नियम। प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, बच्चे जब प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं तब उसे क्या कहते हैं, उसे किस सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो मैं आपको सीधे पहले आंसर पे ले चलता हूं। अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। उसे हम प्रेक्षणात्मक अधिगम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो किसी को ऑब्जर्वेट करते हैं, है ना। मान लीजिए कोई टीचर खड़ा है और वो क्लास में पढ़ा रहा है, जितने बच्चे आगे बैठे हैं तो वो क्या है, टीचर को देख रहे हैं या किसी कंडीशन को देख रहे हैं। तभी था कि उन्होंने एक मूवी दिखाई थी और उसका जो असर पड़ा था वो उसके बारे में उन्होंने बताया था। इसका वीडियो अवेलेबल है सबलाइन क्लासेस में, आप लोग देख सकते हैं। तो बंडूरा ने कहा कि बच्चों के अंदर एक ऑब्जर्वेशनल जो है एनवायरनमेंट पाया जाता है, उसी से वो सबसे ज्यादा सीखते हैं। उसको कहते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम। एक प्रतियोगी छात्र रिक्तियां नहीं होते हुए भी नौकरी की सघन तैयारी करता है। तो ये अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए, रिक्तियां नहीं है लेकिन प्रयास जारी है। तो अगर हमारे सामने कोई भी उद्दीपक नहीं है और हम प्रयास करे जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप रिस्पॉन्स तो कर रहे हैं लेकिन आपके सामने अभी उसका कोई उद्दीपक नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर आपको वो उद्दीपक मिल जाए, यानी कि स्टिमुलस मिल जाए। तो आर पहले है और एस बाद में है। तो आर एस थ्योरी किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। कौन सी थी वो? अनुक्रिया स्टिमुलस यानी कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। यहाँ पे दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बालक को अच्छे शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है लेकिन फिर भी वो अध्ययन नहीं कर रहे हैं। ये नियम किस नियम के अभाव के कारण है? मतलब कौन सा नियम वहां पे नहीं आ पा रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। देखिए, जब बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उनका मन नहीं कर रहा है, तो मन कब नहीं करता है? जब उनके अंदर कोई तत्परता नहीं होती है उस विषय को लेकर। तो जब तत्परता नहीं है तो वो जो कार्य है वो भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्परता का नियम। एक व्यक्ति आईएएस बनने के उद्देश्य निर्धारित करता है किंतु वातावरणीय समस्याओं का अवलोकन कर प्राध्यापक बनना निश्चित कर लेता है। यह अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए, एक आईएएस तो बनना चाहता था आदमी, लेकिन वो वातावरणीय समस्याओं का अवलोकन किया उसने और वो प्राध्यापक बन गया। वो समझ गया कि जो हमारे सामने समस्याएं हैं, घर की समस्या है, समाज की समस्या है, वातावरण से रिलेटेड कोई समस्या है, वो मुझे उस चुनौती को पूरा नहीं करने देगी जिससे वो आईएएस बन सके। तो ये किससे संबंधित हो सकता है? मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, उसके बारे में पूरा फार्मूला बताया था, क्षेत्र सिद्धांत। तो ये क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? कर्ट तथा लेविन ने दिया था, आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पर यही सिद्धांत लागू होगा जिसको हम फील्ड थ्योरी कहते हैं इंग्लिश में, क्षेत्र सिद्धांत। कृत्रिम उद्दीपन के बाद स्वाभाविक उद्दीपन न दिया जाए तो कुछ प्रयासों के बाद कुत्ता लार का स्राव बंद कर देता है। जहां जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे कुत्ते की बात हो रही है, तो पावलाव के यहाँ पे सिद्धांत की बात चल रही है। तो वो कहते हैं कि कृत्रिम उद्दीपन, घंटी हो गई कृत्रिम उद्दीपन और भोजन हो गया ओरिजिनल। तो जो कृत्रिम उद्दीपन बार बार अगर किसी को दिखाया जाएगा तो वो समझ जाएगा कि अब भोजन नहीं आएगा, ये सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है हमको। तो लार आनी बंद हो जाएगी, और लार आना जो बंद हो जाएगा, ये कौन सी कंडीशन होगी वो मैं आपको बता दूं, उसको कहेंगे विलोपन। लार आना जो बंद हो जाएगी इसको हम विलोपन कहते हैं। ये प्रश्न कई बार आ चुका है इसलिए मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। विलोपन किस चीज को कहते हैं? कुत्ते की लार का स्राव जब बंद हो जाता है। कंप्यूटर आधारित निर्देशन ने अपनी जड़ें शिक्षा के क्षेत्र में किस अधिगम सिद्धांत के कारण फैलाई हैं? देखिए, कंप्यूटर आधारित निर्देशन ने अपनी जड़ें जिस क्षेत्र के अधिगम सिद्धांत के कारण फैलाई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर आधारित निर्देशन है ये स्किनर के जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत था उससे थोड़ा कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि स्किनर ने जो रेखीय अभिकमित अनुदेशन था उसका प्रतिपादन किया था और उसके बाद कंप्यूटर अधिगम जो था वो भी उसी से संबंधित हो गया था। इसीलिए हम यहाँ पर जो इनका सिद्धांत है आर तथा एस, सी ऑप्शन वो सही हो जाता है और कंप्यूटर आधारित निर्देशन स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत से संबंधित हो जाता है।
कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, उच्च बुद्धि लब्धि यानी कि यहाँ पे इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की बात हो रही है, शैक्षिक लब्धि यानी कि एकेडमिक क्वोशिएंट की बात हो रही है, सामवेगिक लब्धि यानी कि इमोशनल क्वोशिएंट की बात हो रही है, और आध्यात्मिक लब्धि यानी कि स्पिरिचुअल क्वोशिएंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो जो लोग समायोजित होने की क्षमता रखते हैं वो होते हैं उच्च सामवेगिक लब्धि के, जो वो कहीं भी समायोजित हो जाते हैं आसानी से। कौन सा सिद्धांत मानता है कि ज्ञान पहले से ही छात्र की मानसिक संरचना में विद्यमान है? कौन सा सिद्धांत मानता है? देखिए, बच्चे जब कक्षा 2 में पढ़ रहे होते हैं और मान लीजिए उनका ट्रांसफर हो जाता है कक्षा 3 में, तो ये माना जाता है कि वो कक्षा 2 में जो भी सीखे हैं वो तो अपने साथ लेकर ही आए होंगे, है ना। इसीलिए हम जब क्लास 3 में उनको कुछ पढ़ाना चाहेंगे तो क्लास 2 की जो भी बातें हैं उससे जोड़ के पढ़ाएंगे। तो हम ये मान लेंगे कि ये चीज तो उनके पहले ही दिमाग में है, और ये बात जो है निर्मितवाद से संबंधित होती है, जो कहता है कि वो ज्ञान बच्चे की मानसिक संरचना में पहले से विद्यमान होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तेजकों की जो बात होती है वो गुथरी महोदय करते हैं सबसे ज्यादा, कि व्यक्ति के मन में उत्तेजक होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो जब क्रियाशील रहेंगे तो वो क्या करते हैं, सामान्य अवस्था को लाने का प्रयास करते हैं। गुथरी का जो पूरा थ्योरी है उसके बारे में आप वीडियो देख लीजिएगा, तो ये चीज एक लिंक करके रखेगा कि उत्तेजकों की ज्यादातर बातें गुथरी ने अपने थ्योरी में कही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। निम्न में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुकती? मतलब शरीर की जब अभिवृद्धि होती है, शरीर बड़ा हो रहा होता है, तो वो जो बुद्धि है वो भी साथ में बड़ी हो रही होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी, भावनात्मक बुद्धि। जो भावात्मक बुद्धि होती है वो शरीर के साथ साथ चलती रहती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। 3 ऑप्शन तो काफी मिलते जुलते हैं, एक थोड़ा सा अलग है। अब मैं आपको बता दूं कि विशेष आवश्यकता उन्हीं को होगी जिसको थोड़ी सी कोई समस्या है, मान लीजिए थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, मान लीजिए थोड़ा सा उनको दिखाई कम दे रहा है, तो अब उन्हें आवश्यकता है सामान्य बच्चों के साथ बस कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई उनको अगर कम दिख रहा है तो उनको आगे बैठा दिया जाए ताकि उन्हें ब्लैक बोर्ड अच्छा दिखाई दे, है ना। इसीलिए यहाँ पे सही ऑप्शन है अन्य बच्चों यानी अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अगला क्वेश्चन है डिस्कैल्कुलिया नामक अधिगम अशक्तता यानी कि जो मैथमेटिकल डिसऑर्डर है वो किससे रिलेटेड है, मतलब डिस्कैल्कुलिया किससे रिलेटेड है, तो वो मैथ से ही हो जाएगी। और बहुत सरल था क्योंकि ये मोस्टली पूछा जाता है, तो आप लोगों ने तैयार भी कर लिया होगा ना। तो डिस्कैल्कुलिया इज मैथमेटिकल डिसऑर्डर। शिक्षक ने कहा गीता से उसने गृह कार्य पूरा नहीं किया है अतः उसे खेल की कक्षा से वंचित रख दिया जाएगा। मतलब गृह कार्य मतलब होमवर्क नहीं किया है तो अब उन्हें खेल भी नहीं खेलने दिया जाएगा, वो पीरियड में उनको क्लास में ही बैठना है। तो ये एक प्रकार का क्या है, धनात्मक पुनर्बलन है, दंड है, नकारात्मक पुनर्बलन है या मूर्त पुरस्कार है? तो यहाँ पर धनात्मक पुनर्बलन नहीं है ना दंड है, ये एक प्रकार का नकारात्मक पुनर्बलन है। मतलब काम हमें करवाना है, बच्चे के अंदर ये आना चाहिए कि हमें काम करना है। तो कैसे आएगा, नकारात्मक पुनर्बलन से। उसको एक छोटी मोटी सजा महसूस हो रही है, उसको लगता है कि अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे तो हम खेल भी खेलने को नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर है नकारात्मक पुनर्बलन। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा तत्व सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है? सुखवादी सिद्धांत मतलब उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती, उसे सिर्फ अपना सुख दिखाई देता है, और ऐसा ज्यादातर बच्चों के अंदर ही होता है क्योंकि वो चाहते हैं उन्हें जो चीज चाहिए वो किसी भी कीमत पे चाहिए। तो वो सुखवादी जो धारणा है बनाकर जीते हैं क्योंकि वो बच्चे होते हैं। इसीलिए ये सबसे ज्यादा धारणा पाई जाती है इदम में, जिसको इंग्लिश में हम इड कहते हैं। उस सिद्धांत का नाम बताइए जो समस्या के आकस्मिक समाधान की वकालत करता है। मतलब आकस्मिक समाधान चाहता है, ऐसे तो हम चाहेंगे कि हमारा समाधान हो जाए भले उसमें 4 दिन लग जाए। जो आकस्मिक समाधान चाहता है वो कौन सा सिद्धांत होता है?
तो मैं बता दूं आपको सीधे आंसर की तरफ। वो होता है सूच का सिद्धांत, जिसको हम इनसाइट थ्योरी कहते हैं, और जो कि कोहलर ने दी थी। और इसके अनुसार आकस्मिक समाधान चाहता है जो भी अपना समाधान कर रहा होता है। आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? अब आप रामायण पढ़ाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है भगवान राम के बारे में बताएंगे, उनकी जो भी कहानी है उससे संबंधित सब चीजों को जोड़ के बताएंगे, तो इसमें कहानी विधि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो यहाँ पे कहानी विधि सही है आंसर। अगर आपने कहानी विधि लगाया है तो आपका आंसर सही है। पाठ्य पुस्तक विधि विषय वस्तु को रटने के लिए, शिक्षण की सरलता के लिए, अध्यापक की सहायता के लिए, या विषय वस्तु के सूचनाओं के संप्रेषण के लिए। देखिए पाठ्य पुस्तक में क्या होता है, पुस्तक को पढ़ना होता है, और जब आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप संप्रेषण करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। तो संप्रेषण का जो कार्य हो रहा है वो पाठ्य पुस्तक विधि में होता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का चुनाव, जो कि हाल ही में आने वाला है, संगठन एवं कार्यप्रणाली किस शिक्षण विधि द्वारा करवाना चाहेंगे? तो चुनाव, संगठन, कार्यप्रणाली, अगर इसकी पूरी ट्रेनिंग करवानी है तो हम किस शिक्षण विधि द्वारा करवाएंगे? तो आपको पता होगा जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ करके सीखने का काम जानना चाहते हैं, तो सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है प्रोजेक्ट मेथड। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड ही होगा जो सब कुछ एक प्रोग्राम के तहत मैनेज करके प्रस्तुत करेगा, इसीलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड सही है। और करके सीखना जो शिक्षण विधियां होती हैं करके सीखने से संबंधित, उसमें सबसे बेस्ट मेथड भी प्रोजेक्ट मेथड ही होता है। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और सीटेट का जो एग्जाम है वो भी आसी पास है, तो आप लोग जमकर तैयारी आपकी होगी और आप अच्छा सा पेपर जरूर करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर सीटेट, और फिलहाल जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। जल्दी मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।